नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मोदी सरकार का किसानों से वादा पूरा, लोकसभा से पास हुआ कृषि कानूनों की वापसी का बिल, खत्म होगा आंदोलन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर चल रहा काम। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में चुनावी शंखनाद से पहले मुकेश सहनी के सेनापति ने बदला पाला, कांग्रेस में शामिल हुए लोटन राम निषाद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। मोदी सरकार का किसानों से वादा पूरा, लोकसभा से पास हुआ कृषि कानूनों की वापसी का बिल, खत्म होगा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, तीनों विवादित कृषि कानूनों की वापसी से संबंधित विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष के हंगामे के बीच इसे सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के बीच यह बिल लोकसभा से पास हो गया। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस विधेयक पर सदन में चर्चा की मांग की है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के ही मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश को संबोधित करते हुए इन कानूनों की वापसी की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि हम कहीं न कहीं कुछ किसानों को इसके फायदे समझाने में सफल नहीं हो पाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर चल रहा काम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर काम चल रहा है। प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे सभी प्रोजेक्ट रोके जाने चाहिए। विकास सिंह ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लोगों के जीवन से ज्यादा कीमती नहीं है। हमारे पास वीडियो है कि कैसे उस प्रोजेक्ट की धूल प्रदूषण बढ़ा रही है, जबकि छोटे प्रोजेक्ट बंद हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप आदेश लिखवाने की कोशिश न करें। हम संघर्ष कर रहे हैं कि वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए, चाहे वो सेंट्रल विस्टा हो या कुछ और। हमें नहीं लगता कि हम कुछ नहीं जानते, हम भी जानते हैं और एसजी तुषार मेहता को भी जवाब देना होगा। ध्यान भटकाने के लिए वे सिर्फ कुछ मुद्दों पर ध्यान न दे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, आज जवाब दीजिए कि क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर काम चल रहा है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने मेहता से पूछा कि वो कौन से राज्य हैं जिन्होंने प्रदूषण को लेकर निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। जवाब में केंद्र सरकार ने दलील देते हुए कहा कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को 6 महीने पहले ही पत्र लिखकर कहा था कि जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट कीजिए या फिर उन्हें प्रदूषण न फैलाने वाले ईंधन दीजिए, लेकिन किसी राज्य ने इस दिशा में कोई भी काम नहीं किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में चुनावी शंखनाद से पहले मुकेश सहनी के सेनापति ने बदला पाला, कांग्रेस में शामिल हुए लोटन राम निषाद। जी हाँ दोस्तों, यूपी के चुनावी समर में कूदे बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के यूपी में कद्दावर नेता चौधरी लोटन राम निषाद ने पार्टी छोड़ दिया है। लोटन राम निषाद ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जानकारी के मुताबिक वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लोटन राम निषाद को मुकेश सहनी ने पार्टी के विस्तार का जिम्मा सौंपा था। हालांकि लोटन राम के जाने पर अभी तक मुकेश सहनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सपा से किए गए थे बर्खास्त भगवान राम को लेकर दिए गए विवादित टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था, जिसके बाद चौधरी लोटन राम निषाद ने वीआईपी का दामन थाम लिया था। वहीं अब एन चुनाव से पहले वे कांग्रेस में चले गए हैं। इधर मुकेश सहनी ने एक बार फिर यूपी में 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। मुकेश सहनी ने कहा कि बिना गठबंधन के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यूपी दौरे पर आए सहनी ने कहा कि अगर यूपी में सरकार निषाद को आरक्षण दे देती है तो फिर पार्टी विचार करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के मसले पर संसद के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी बोले, अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना। जी हाँ दोस्तों, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने में कथित देर और किसानों से जुड़े मसले पर कांग्रेस ने सोमवार को संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी विशेष रूप से मौजूद रहे। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को संसद में पेश किए जाने से पहले सोमवार को ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है।
राहुल ने इस ट्वीट में लिखा, आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। सरकार के खिलाफ रणनीति बनाते हुए विपक्ष ने इस बिल पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि जितना इन कानूनों को पास करना अलोकतांत्रिक था, उससे ज्यादा इनके वापसी का तरीका है। सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मोदी सरकार बिना किसी बहस के आज संसद में 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को पेश करना चाहती है। 16 महीने पहले कानूनों का पारित होना अलोकतांत्रिक था, वापसी का तरीका तो और भी ज्यादा है। विपक्ष वापसी से पहले चर्चा की मांग करता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पिथौरागढ़ जिले में खास चेहरों की कांग्रेस में वापसी, सत्ते में भाजपा। जी हां दोस्तों, सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगाए हुए है। इस कड़ी में सीमांत पिथौरागढ़ जिले से कांग्रेस अपने पुराने चेहरों को फिर से साथ लेकर आगे बढ़ रही है। यशपाल आर्य के बाद कांग्रेस ने बीडी जोशी, राजेंद्र भट्ट एवं महेंद्र सिंह लुंठी की भी भाजपा से वापसी करा मानसिक बढ़त तो बना ही ली है। एक एक कर भाजपा में शामिल हुए नेता जिस तरह फिर से अपनी पुरानी पार्टी में लौट रहे हैं, उससे भाजपा खेमा सकते में है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव संचालन समिति अध्यक्ष हरीश रावत पहाड़ से लेकर मैदान तक सक्रिय हैं। हाल में उन्होंने पिथौरागढ़ जिले के 3 बड़े चेहरों की कांग्रेस में पुनः वापसी कराई है। इनमें 4 बार धारचूला के ब्लॉक प्रमुख रहे बीडी जोशी ने फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लिया। जोशी 2014 में धारचूला सीट पर उपचुनाव से पूर्व कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात यह रही कि भाजपा ने उन्हें धारचूला सीट से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया। जोशी ने तब मुख्यमंत्री रहते उपचुनाव लड़े हरीश रावत को कड़ी टक्कर दी। 10,500 वोट प्राप्त कर उन्होंने सभी को चौंका दिया था। लगभग 7 साल भाजपा में रहने के बाद अब हरीश रावत के ही आह्वान पर फिर से वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इनके अलावा इसी माह भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र सिंह लुंठी और जिला उपाध्यक्ष रहे पूर्व उप प्रमुख राजेंद्र भट्ट ने भी कांग्रेस में वापसी कर ली। लुंठी व भट्ट लंबे समय से यशपाल आर्य से जुड़े होने के चलते भी पुराने दल में शामिल हो गए। इनके साथ काफी संख्या में समर्थक रहे भाजपाई भी अब कांग्रेस में आ चुके हैं। इस सबसे भाजपा में बेचैनी बढ़ी है। भाजपा के स्थानीय नेता भी मान रहे हैं कि चुनाव तक आने जाने का दौर चलता रहेगा। वर्तमान के हिसाब से तो इस मामले में कांग्रेस की बढ़त भाजपा को असहज कर ही रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रणदीप सुरजेवाला ने बोला, बीजेपी सरकार पर हमला, सीएम और डिप्टी सीएम पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर जमकर हमला बोला है। रणदीप सुरजेवाला ने मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला पर सीधे सीधे संगठित अपराध को संरक्षण देने का आरोप लगाए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जींद की ऐतिहासिक धरती को गुंडों की धरती बना दिया गया है और यहाँ किसी की भी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। सुरजेवाला पुरानी अनाज मंडी में कांग्रेस के धरना व प्रदर्शन को संबोधित करने पहुंचे थे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि डकैती और लूटपाट जींद के मानचित्र का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन में श्याम सुंदर बंसल के हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो कांग्रेस जन आंदोलन छेड़ेगी। उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल से अनुरोध किया कि अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हरियाणा में संविधान एवं कानून का शासन बहाल करवाएं। इस दौरान सुरजेवाला ने मांग की कि महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष एसआईटी गठित होनी चाहिए जो जींद एवं आसपास के क्षेत्रों में घटित फिरौती, लूटपाट एवं पलायन जैसे मामलों की जांच कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। रणदीप सुरजेवाला प्रदेश में अपराधों की रोकथाम के लिए अलग से विंग गठित करने की मांग उठाई ताकि संगठित गिरोहों की गतिविधियों पर रोक लग सके। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापारियों के लिए सरकार अलग से एक हेल्पलाइन नंबर जारी करे जिसमें सूचना देने वाले व्यापारी की पहचान गुप्त रखी जाए। रणदीप सुरजेवाला ने इससे पहले भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला था। डेंटल नियुक्ति घोटाला सामने आने के बाद से ही हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं चंद्रशेखर रावण, बोले भाजपा को रोकने के लिए तालमेल जरूरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण की मुलाकात कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से हुई, जिसमें कयास लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर सपा के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। अखिलेश यादव सभी छोटे बड़े दलों के साथ गठबंधन पर जोर दे रहे हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि लखनऊ में उनकी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। कमेटी जो तय करेगी वही हमारा फैसला होगा। यह पूछने पर कि आप तो अकेले चुनाव लड़ने वाले थे, तो चंद्रशेखर ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए अगर सभी दल एक साथ एक सार्थक प्रयास से आए तो प्रदेश और देश के लिए बेहतर होगा। वहीं चंद्रशेखर ने कहा कि राजनीति महज चुनाव जीतना नहीं है बल्कि आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी सुनिश्चित कराना है। चंद्रशेखर ने कहा कि कांशीराम कहते थे कि सरकार मजबूत नहीं मजबूर होनी चाहिए। आप देख लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर एक मजबूत भाजपा सरकार में अपने समाज का हक नहीं दिला पाए तो इस्तीफा देकर विपक्ष में आ गए। चंद्रशेखर ने कहा कि राजनीति हिस्सेदारी का मामला है और हम यदि गठबंधन करेंगे तो इसमें जो भी तय होगा वो सब अधिकार और हिस्सेदारी के आधार पर होगा।
कृषि कानूनों की वापसी पर चंद्रशेखर ने कहा कि ये तो भाजपा का चुनावी दांव है। पिछले 1 वर्ष से प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई भ्रामक परिस्थिति के चलते जो नुकसान हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री को किसानों से माफी मांगकर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा भी देना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 सदस्यों का चुनाव करने के लिए उत्तर प्रदेश में फरवरी से मार्च 2022 के महीने में विधानसभा चुनाव होंगे। 2017 में निर्वाचित वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के लिए आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत प्राप्त किया, जबकि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी गठबंधन को 54 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटों से संतोष करना पड़ा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। MSP, किसान, पेगासस, महंगाई। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में गूंजे कई मुद्दे, बीच में उठकर चले गए आप सांसद संजय सिंह। जी हां दोस्तों, सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई। इस बार बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सर्वदलीय बैठक को बीच में छोड़कर चले गए। बैठक के दौरान ज्यादातर विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई, किसानों, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाए जाने, बेरोजगारी, लद्दाख में चीन के अतिक्रमण सहित कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा किए जाने की मांग की। विपक्ष ने सरकार को रचनात्मक मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग देने का आश्वासन दिया। सरकार ने विपक्षी दलों को भरोसा दिया कि वो विपक्ष के सकारात्मक सुझावों पर विचार करने और नियमों के तहत अध्यक्ष एवं सभापति की अनुमति से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। NDA की मीटिंग में सहयोगी दल की मांग, CAA वापस ले सरकार, लोगों की भावनाओं का रखे ख्याल। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर यानी कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले रविवार को NDA के सहयोगी दलों की बैठक हुई। इसमें नेशनल पीपुल्स पार्टी की नेता अगाथा संगमा ने सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द करने की मांग की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। इन कानूनों को निरस्त करने के पीछे लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। लिहाजा मैंने सरकार से मांग की है कि अब CAA को भी रद्द कर दिया जाए। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह कदम उठाना चाहिए। एजेंसी के मुताबिक संगमा ने कहा कि सरकार की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने यह मांग अपनी पार्टी और पूर्वोत्तर के लोगों की ओर से की है, हालांकि इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, CM योगी के राज में पेपर लीक, यूपी के युवाओं की चिंता भी करेंगे आप। चंद्रशेखर आजाद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार को जमकर घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने फाफामों की घटना से लेकर UPTET 2021 पेपर लीक के मामले को उठाया। उन्होंने सूबे की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक राज्य की कानून व्यवस्था की बात करते हैं। प्रयागराज में 4 दलितों की हत्या कर दी जाती है। प्रयागराज में एक दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाती है और राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के दावे किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की हालत बहुत खराब स्थिति में है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रयागराज कांड पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि UPTET का पेपर लीक हो जाता है, इससे कानून व्यवस्था का अंदाजा लगता है। उत्तर प्रदेश के युवा कुछ भी कर सकते हैं। सरकार पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के केवल दावे करती है। सरकार को उत्तर प्रदेश के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। यह सरकार की नाकामी है। सरकार के लोग अपने चहेते लोगों को नौकरी देने के लिए पेपर लीक करते हैं। शिक्षा मंत्री जो कर रहे हैं उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के आवास का घेराव होगा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पार्टी ने तय किया है, हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी क्रम में सबसे मुलाकात हो रही है। पहले भी मुलाकातें होती रही है। कुछ फाइनल हो जाएगा तब मीडिया को बता देंगे। जिनको डिमांड बतानी थी उनको बता दी है। जब डिमांड मान ली जाएगी तो मीडिया को बता देंगे। हम हिस्सेदारी चाहते हैं, ताकत चाहते हैं। मैं किसी कीमत पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, बीजेपी मुझे मुख्यमंत्री भी बनाए तब भी भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर वैक्सीन हो सकता है बेअसर, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत सरकार एक्शन में आ गई है और एहतियात के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में 30 से अधिक परिवर्तन मिले हैं। इसलिए इस बात का मूल्यांकन जरूरी है कि क्या इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन अप्रभावी है।
गौरतलब है कि स्पाइक प्रोटीन की उपस्थिति पोषक कोशिका में वायरस के प्रवेश को आसान बनाती है और इसका संक्रमण पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कोरोना वायरस के नए स्वरूप में स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में 30 से अधिक उत्परिवर्तन हुए हैं और इसलिए यह संभव है कि यह शरीर के एंटीबॉडीज को भेदकर अपना संक्रमण फैला दे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी। वैक्सीन के प्रभाव का मूल्यांकन गंभीरता से होगा। नया वेरिएंट शरीर के एंटीबॉडीज को भेदने में सक्षम। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर कोरोना का यह नया स्वरूप वैक्सीन को बेअसर करके हमारे शरीर में प्रवेश करने में सक्षम है तो हमें यह देखना होगा कि भारत में प्रयुक्त होने टीकों की प्रभावशीलता कितनी है और उसका गंभीर मूल्यांकन करने की जरूरत है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आगे किस तरह की रणनीति बनानी है यह इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इस वायरस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं एकत्र करें। हालांकि अभी तक देश में इस नए वेरिएंट का एक भी मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात बरतने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को जरूरी बना दिया गया है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और जिस देश में यह नया वेरिएंट पाया गया है वहां से आने वाले लोगों को लेकर ज्यादा सतर्क रहें और उन्हें जांच की जाए। रिपोर्ट आने तक उन्हें आइसोलेट रखा जाए। उन्होंने कहा, साथ ही हमें सभी से ईमानदारी से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे तभी हम इस वायरस के प्रसार को रोक पाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का ऐलान, यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का पूरा कर्ज होगा माफ। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वारा ने शनिवार को लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे के उद्घोष के साथ कहा कि भाजपा की नई खनिज नीति, किसानों की दुर्दशा, पानी की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई के चलते बुंदेलखंड का बुरा हाल है। प्रियंका ने दावा किया कि हम भाजपा की लूट वाली नीति को खत्म करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्रसाल स्टेडियम में प्रतिज्ञा रैली में वादा किया, उत्तर प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा और महिलाओं को साल में 3 घरेलू गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, कोरोना काल में आर्थिक तंगी के चलते बिजली बिल न जमा करने वालों का बिजली बिल भी माफ होगा। बुंदेलखंड के किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रियंका ने कहा कि बुंदेलखंड के संसाधनों पर बुंदेलखंड के लोगों का हक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बुंदेलखंड को छलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खाद की कमी के चलते बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दावा किया कि 2 सालों में 1500 किसानों ने आत्महत्या की। बुंदेलखंड के विकास के लिए काम करने का भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की तरह चुनावी बुंदेलखंड विकास बोर्ड नहीं बल्कि इसके लिए स्थायी बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनेगा। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के लिए हर साल विकास का बजट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महोबा में वीर आल्हा उदल के नाम पर एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने छुट्टा जानवरों के लिए छत्तीसगढ़ के मॉडल को लागू करने की योजना बनाई है और हमारी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ मॉडल यहां लागू करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज मुंबई में किसानों की ललकार, मोदी सरकार पर चौतरफा दबाव की कोशिशें तेज। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन को देशव्यापी रूप देने और अन्य संगठनों को भी सरकार के खिलाफ एक मंच पर लाने की में जुगत अब किसान दिल्ली से मुंबई पहुँच गए हैं। आज मुंबई के आजाद मैदान में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा एसएसकेएम के बैनर तले 100 से अधिक किसान संगठन शामिल होंगे। इस रैली को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता संबोधित करेंगे, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मुंबई पहुंच गए हैं। मीडिया को दिए अपने वक्तव्य में राकेश टिकैत ने कहा, किसानों और मजदूरों के विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी। दिल्ली में आंदोलन में यहाँ से कैसे मदद की जाएगी, ये सब विषय रहेंगे। ये बैठकें हमें पूरे देश में करनी पड़ेंगी। महापंचायत में किसान कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। टिकैत के अनुसार किसान मजदूर महापंचायत में फसल संबंधित सभी मुद्दे, एमएसपी की मांग, स्वामीनाथन रिपोर्ट के कार्यान्वयन, बेरोजगारी और कई अन्य मुद्दों पर भी बात होगी। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों में फसल वापसी, एमएसपी को गारंटीकृत करने के अलावा बिजली संशोधन बिल को वापस लेना, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट से आपराधिक प्रावधानों को हटाना, डीजल, पेट्रोल और कुकिंग गैस की कीमत आधी करना और राष्ट्रीय संसाधनों के निजीकरण पर रोक लगाना भी शामिल है। गौरतलब है कि कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अनुरोध किया था कि वो प्रदर्शन खत्म करें और अपने अपने घर चले जाएं। उन्होंने कहा था, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद मुझे लगता है कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैं किसानों और किसान संगठनों से निवेदन करता हूं कि वो आंदोलन खत्म करें, बड़े मन का परिचय दें और पीएम मोदी की जो घोषणा है उसका आदर करते हुए अपने अपने घर लौटें। कृषि मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार द्वारा एमएसपी पर कानून की हमारी मांग को स्वीकार करने के बाद ही हम घर जाएंगे और विरोध वापस ले लेंगे। हमारा जनवरी तक दिल्ली बॉर्डर में रहने का कोई इरादा नहीं है।
यदि सरकार एमएसपी और धरना के दौरान मारे गए 750 किसानों के लिए मुआवजे की हमारी मांग को स्वीकार करेगी तो हम तुरंत घर चले जाएंगे। हालांकि तमाम खबरों के बीच सरकार के लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर के किसान नेताओं ने संयुक्त बैठक कर 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना को स्थगित कर दिया है।